सफ़र में किस्से और कहानियाँ हैं, कुछ अधूरी सी ज़िंदगानियाँ हैं। इन अधूरी सी ज़िंदगानियों को मुकम्मल करने आ रहा है आनंद, आपको प्यार करने सिखाने आ रहा है आनंद। नमस्कार, मैं हूँ आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी, सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो और शो सुन रहे हैं आप ज़िंदगानियाँ। वही ज़िंदगानियाँ जहाँ पर हम बातें करते हैं, कुछ ऐसे ख़यालों की जो शायद कहीं न कहीं आपके होते हैं। मुझे पता है न जाने कितने लोग अभी मुझे रास्ते चलते सुन रहे होंगे, न जाने कितने लोग मुझे अपने किचन में बैठकर खाना बनाते हुए सुन रहे होंगे। मुझे पता है जो लोग अपने महबूब के साथ होंगे उनका हाथ हल्का-सा थाम कर सुन रहे होंगे। क्योंकि मैं बातें मोहब्बत की करता हूँ और आपकी करता हूँ। क्योंकि मेरी कहानियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी तो होती हैं। उसमें जो भी किरदार होता है आपका होता है। तभी तो आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। चलिए अगर यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें हो ही रही हैं, तो आज मेरे साथ एक ऐसे ही ख़ास मेहमान हैं, जिनके बारे में बस इतना कहूँगा कि उन्हें ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है, मोहब्बत करना और मोहब्बत लोगों को कैसे की जाए उसको सिखाना। और ये मैं डेली करता हूँ। मतलब कि मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 से 9। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही डायरेक्टर, राइटर, स्टोरी टेलर और प्रोड्यूसर अजिताभ बोस जी हैं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। सर मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था और जितना भी मैं समझ सका, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप एक इंटेंशन से मोहब्बत का कई एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं अगर आपसे पहला प्रश्न यही पूछूं कि आपके नज़रिए से मोहब्बत क्या है तो आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से मोहब्बत सुकून है। आपकी दिन भर की भागदौड़ के बाद और या कोई भी परेशानी में हो, जिसके पास जाके आपको सुकून मिलता है, शांति मिलता है, कि वही मोहब्बत है। अच्छा सर मैं अगर यहाँ पर एक आपसे प्रश्न और पूछना चाहूँ कि आपने बताया कि जैसे आप बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं और लिखने का सिलसिला आपको अच्छा लगा और आप पढ़ाई भी कर रहे थे। लेकिन कहते नहीं कि एक हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, इस फील्ड में आने के लिए कहीं न कहीं हमें तो थोड़ा-सा मतलब रोका जाता है कि ये क्रिएटिव फील्ड है, यहाँ कैसे आप जा रहे हैं? क्योंकि अनसिक्योर थोड़ा करियर रहता है। आपके जो फैमिली थी उनका सपोर्ट था या क्या था? यस, ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट तो आई थिंक फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर प्ले जी। करती है आपकी लाइफ में। और वैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहा था कि जो मेरे दादाजी थे वो थिएटर आर्टिस्ट थे। जी। मेरे पापा आज भी थिएटर आर्टिस्ट हैं जो ऑल ओवर इंडिया में शोज करते हैं। तो जब मैंने कहा कि मुझे फिल्म मेकिंग में या फिल्म मेकिंग या राइटिंग में जाना है, तो वो तो गले लगा लिया था मुझे। क्या बात है। कि क्योंकि एक जनरेशन जो ना थर्ड जनरेशन थी जो इस फील्ड में जा रही थी। और कहीं ना कहीं जो मम्मी ने मुझे बचपन से ही चीज़ें सिखाई है, या रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी कहानियाँ सुनते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे हमेशा से ना कहानी बनाने में बहुत मजा आता था। हमेशा से मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ ना, तो आप हो सकता है कि मेरे अगले किताब में आपका एक कैरेक्टर हो मेरे बुक में। क्या बात है। क्योंकि हम राइटर्स ऐसे ही होते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग अगर रेस्टोरेंट पे जाते हैं ना, तो कोई अगर कपल पीछे लड़ रहा होता है, तो हम लोग बिहेव करते हैं कि नहीं यार सही है, पर हम लोग सब सुन रहे होते हैं कि हमें एक्टिंग कर रहे होते सुनने हाँ, की। नहीं हम लोग ऐसे बिहेव करेंगे कि हम लोग कुछ नहीं, नॉर्मल है, लड़ने दो। बट हमें क्या ना, हमें कंटेंट चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग फिक्शनल राइटर है, हमारा हर 6 महीने 8 महीने में किताब आता है, तो कितना आप बना लोगे, तो हमें अब नया सुनना पड़ता है। और आई थिंक हाँ, इसी तरीके से लिखने का वो चलता है हम लोग का। सर आपने भी एक बात कही कि आपको लिखने का मतलब कहानी बनाने का बड़ा शौक है। तो स्कूल के दिनों में कितनी कहानियां बनाई आपने? अरे बहुत। मैं मतलब मुझे याद है कि मैं ना हमेशा से मतलब थोड़ा मम्मी वाला बच्चा था। अच्छा, मतलब बचपन में मुझे ना मम्मी कहीं से। तो मेरे को याद है, मैं बचपन की बातें कर रहा हूँ, जब मैं क्लास 1-2 में था, तो मैंने बहुत एक्टिंग भी की है कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और कुछ भी कहानी बनाता था मैं स्कूल से निकलने के लिए। और मम्मी को भी फोन चल जाता था, मम्मी भी एकदम दौड़े दौड़े आती थी क्या हो गया मेरे बच्चे को। और जब तक घर पहुंचता तब तक ठीक हो जाता था, क्योंकि फिर दवाई मिलेगी नहीं तो उससे बचने के लिए क्या बात है। बहुत किया ऐसे। ये जो अजिताभ बोस बचपन के हैं जो मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, आपको हर बच्चे को बहुत प्यार होता है। और ये कैरेक्टर किस किताब में है आपके? एक्चुअली मैंने अपनी कहानी आज तक लिखी ही नहीं है।
लोग यूजुअली क्या होता है, मैं आपको बता रहा जी। हूँ, जब इंडिया में बोल रहा हूँ मैं, बाकी देशों का मैं जान के विज्ञानी हूँ या मिला नहीं हूँ मैं बोलूँगा। जी। इंडिया में क्या है कि आप जब का दिल टूटता है ना, तो लोग किताब लिखते हैं, जी। लोग अपनी कहानी लिखते हैं बेसिकली। ये कोर्स माना जाता है कि जब हाँ। दिल टूटेगा तब लिखना शुरुआत होगी। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, वो अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है ना, तो आप हम्म। लिखते हो, आपके लिए लिखना आसान हो जाता है। लेकिन अब मेरे कहानी में क्या हुआ कि मेरी कहानी बाद में खत्म हुई, वो मैं लिखूंगा, मैं उसको सोचता हूँ कि वो मेरी एक ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि लोगों को ऑथर की पर्सनल कहानी जानने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इच्छुक होता होते हैं, बिल्कुल। है। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, जिस दिन एक अच्छी गाड़ी लेनी होगी, उस दिन मैं लिखूंगा ताकि मैं उससे पैसे कमा सकूं। तो उसका मैं वेट कर रहा हूँ, बट यस, इट्स माय लव स्टोरी है, जिसमें बहुत झलक है मेरी कॉलेज लाइफ की, कि मैंने कैसे अपना प्रोडक्शन हाउस चालू किया। लव स्टोरी पार्ट फिक्शनल रखा है हमने, बट समहाउ वो स्टोरी बहुत मिलती जुलती है कहानी मम्मी से। उसकी जमशेदपुर की बहुत कहानी है उसके अंदर, क्या बात कि है। कैसे मैं जब नया जब होता ना कि 19 साल बाद जब माँ से बिछड़ के आप जाते हो, बाहर पढ़ने जाते हो, तो जैसे आज भी मैं अभी 2 दिन पहले ही घर से आया, तो आज भी मुझे उतना ही दुख होता है जब मैं वापस आता हूँ। जब इतना तो 11 साल हो चुके मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, बट वो दुख तो रहता ही है ना माँ बाप से दूर रहने का। क्या बात है। वो कहते ना कि मैंने कल ही एक लाइन लिखी थी कहीं पर, ऐसे बस याद आ गया था कि कोई कोई शहर हमें इसलिए खूबसूरत लगने लगता है क्योंकि वो शहर में कोई हमारा खास रहने लगता है। तो हम आपके शहर भी वापस चलेंगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। शहर से याद है, शायद अभी मैंने एक गाना भी था अभी जी। कि ना जाने लोग विदेश कैसे चल जाते हैं, मैं तो अपना ही शहर छोड़ने में दिल टूट आय जाता है हाय, मेरा। क्या बात है। मोहब्बत होती है। लव इन जमशेदपुर बहुत स्पेशल किताब है, क्योंकि उसमें मेरी अपनी खुद की भैया भाभी की स्टोरी है। उनकी लव मैरिज हुई थी, वो अलग अलग कास्ट के थे, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हुए थे। और उससे भी बड़ी बात थी कि जो भाभी थी, मतलब वो भैया की क्रश थी। आप समझ सकते हो कि आप अपने क्रश से अगर आपकी शादी होती है, क्योंकि भाभी पसंद नहीं करती थी भाभी भैया को मैंने, बट उनके डेडिकेशन की वजह से उनकी शादी हुई। सो ये बहुत बड़ी बात होती है, आपको आप समझ सकते हो वो फीलिंग कि आप अपना क्रश से अगर शादी करते हो। शाहरुख खान साहब दुनिया पसंद करती है, करोड़ों लोग उनको पसंद करते हैं और मिलने की चाह रखते हैं। मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, जब आप उनसे पहली दफा मिले फील क्या था? ओके, मैं 2017 में मिला था उनसे पहली बार, उनकी बर्थडे पार्टी पे। मैं थोड़ा आपको पीछे से बताता हूँ, बिल्कुल आपको बिल्कुल मजा सर, आए। बिल्कुल बिल्कुल सर। 2016 में उनके ऊपर मैंने एक किताब लिखा था, मेरी जो फर्स्ट 2015 में फर्स्ट किताब आई थी ऑफिशियली जो मेरे नाम पे थी जी। वो उसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में किया था वो। जो शाहरुख वाली किताब थी उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो वो वर्ल्ड की सबसे पहली पॉकेट बुक थी। क्या बात है। तो और ट्विटर में ना ट्रेंड हो रहा था कि शाहरुख फैन हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो समा वो शाहरुख को भी दिखी होगी, ट्रेंडिंग पे था ट्विटर में। और जब शाहरुख के ऑफिस से मुझे कॉल आया कि क्या किया बताओ, टेल मी अबाउट द बुक व्हाट यू हैव डन, मैंने सब कुछ बताया। तो मैं इतना में ही खुश था कि शाहरुख के ऑफिस से मुझे कॉल आ गया है। मैं एकदम स्टेटस डाल दिया, मैं बहुत चौड़ में था कि शाहरुख के ऑफिस से कॉल आया है। ये शाम की 6 बजे की बात है, 9 मार्च, 6 मार्च को बुक रिलीज हुई थी। देखो तो एक एक डेट भी याद है, और क्यों ना याद हो, मैं टाइम भी टाइम भी बता सकते, क्या बात है। 9:06 पे शाहरुख का ट्वीट आया कि साइज डजंट मैटर, बिकॉज़ उसमें स्मॉलेस्ट बुक था वो, तो उसने कहा साइज डजंट मैटर व्हेन इट्स लव। और आप समझ सकते हो कि जिसको आप आइडल हो, आप वो ट्वीट करे बुक के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है जो उन्होंने लिखा कि साइज इज नॉट इम्पोर्टेंट, और ये शाहरुख खान साहब ही लिख सकते हैं। उनका एक तरीका है, उनका तरीका है ये बात कहने का अपना। और जब ट्वीट आया, क्योंकि हमें ट्वीट के बारे में कुछ बोला नहीं गया था, कि उन्होंने सिर्फ फोन किया था, क्योंकि मेरे को लगा पूछने के लिए किया होगा बड़े लोगों को। तो जब ट्वीट आया, मेरे को याद है मैं खाना बना रहा था, और क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था तो रीट्वीट्स बहुत होते हैं, क्योंकि वो स्टार है तो ट्वीट्स रीट्वीट बहुत होते हैं, और वो फोन बजने लगा टी, और मैं गुस्सा हो रहा हूँ कि कौन इतना व्हाट्सएप कर रहा है, ठीक है। तो फिर मैं साइलेंट करने गया, क्योंकि मैं खाना बना रहा हूँ, साइलेंट करके देखा कि ट्वीट्स बहुत थे, नोटिफिकेशन। तो मैंने खुद देखा शाहरुख खान ने ट्वीट किया, और वो भाई साहब मेरे को याद है, मैं नाचता नहीं हूँ, मेरे को नाचना एक ऐसा चीज है जो मैं कर नहीं सकता, बट मैं उसे नाच रहा था लिटरली। क्या बात है ना, एक खुशी होती है जी। और
रातों रात वो इतना वायरल हो गया था ट्वीट की, सारे मीडिया चैनल सबको ही, मतलब बड़े से बड़े हिंदुस्तान टाइम्स से लेके सबको ही ने कॉल किया। तो को याद है 2-3 बजे तक मैं इंटरव्यू दे रहा था उस रात को, क्योंकि शाहरुख ने ट्वीट कर दिया था तो उनका नाम ही इतना बड़ा है कि लोग वो करने लगे थे। और 2016 की बात है, 2017 में मुझे उनके ऑफिस से कॉल आया। मतलब सोचो सुनने में कितना अजीब लगेगा। मैं बहुत इंटरेस्ट लेकर सुन रहा हूँ। मुझे 2017 में मुझे उनके मैनेजर का कॉल आया और कॉल किया कि बोला कि शाहरुख सर आपसे मिलना चाहते हैं, सुनना, क्या आप इंटरेस्टेड हो? OMG, ठीक है, मैंने कहा इंटरेस्टेड मतलब ऐसा कौन पूछता है, मतलब ये तो वैसा होता है ना कि शाहरुख मिलना चाहता आ जाओ। उन्होंने पूछा कि आप इंटरेस्टेड हो? मैंने कहा हाँ। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या थी, उन्होंने कहा कि सर का एक बर्थडे पार्टी आ रहा है। वो ऐसे बोल रहे, शाहरुख का बर्थडे आता है ना नवंबर को, तो वो ऐसा बोल रहे, हम लोग फैन है, हमको तो पता ही 2 नवंबर बर्थडे है उनका। तो वो बोल रहे 2 नवंबर को उनका बर्थडे होता है ना, तो उनकी एक पार्टी है, वहाँ पे बुला रहे आपको, आप आ जाओ मिलाएंगे। वेरी एक्साइटेड, पागल। और उन्होंने कहा था कि अभी किसी को बोलो मत, क्योंकि अब बोल दोगे ना फिर वो हो जाता है, डिस्क्लोज हो जाता है कहाँ पे है वो वगैरह। तो 2000 फिर मैं जब बर्थडे पे गया, मैं उनसे मिला, मैं दूर खड़ा था क्योंकि अब वो सब स्टार वार थे वहाँ पे, अब हम तो नए, हमको जानते भी नहीं होंगे। तो उनके जो मैनेजर है वो शायद जान होंगे कि अच्छा ये आए हुए हैं, तो उन्होंने पूछा कि तुमने मिला? तो नहीं अभी तो वो है बिजी है वहाँ पे, मिल लूंगा। अरे आओ। तो फिर वो जाके हमसे मिलवाए थे, वो फोटो आज भी है हमारे पास। और आप दीवानगी सोचो इतना ज्यादा है, मैं शाहरुख का हाथ पकड़ के फोटो खींचूंगा कि इतना ज्यादा वो था, क्योंकि मेरे को बिलीव नहीं हुआ था। मैं तब तक मैंने बहुत शोज कर चुका था, आज भी मैं इतना शोज करता हूँ, लेकिन आज भी मैं जब शाहरुख से मिलता हूँ तो हाथ पैर एकदम ठंड रहते हैं, कांपता हूँ, क्योंकि बहुत वो अलग ही फीलिंग होता है। इसे मैं अगर कहूँ आपकी भाषा में, एक राइटर की भाषा में, तो सच्ची मोहब्बत ही है। हाँ, मतलब मेरे को भी लगता है। मेरे को वो एक फैन में मूवी में डायलॉग है कि कच्चे वाले फैन दूर से मिलते हैं, मुझे तो उनसे गले मिलना था। तो मेरे को जब भी शाहरुख सर से मिलना था ना, मेरे को हमेशा ये था कि मैं बात करना चाहता था। क्या बात। दूर से तो मैं देखो, मैं हर बर्थडे में बाहर, आज भी मैं वो गौरव वाला फीलिंग लेता हूँ, जबकि मैं हर साल उनसे बर्थडे पे ही मिलता हूँ उनके पार्टीज में, बट वो गौरव वाला फीलिंग भी लेता हूँ कि जहाँ पे क्राउड के साथ में खड़ा होकर देखता हूँ जब बाहर आते हैं वेव करने के लिए। और 2018 की भी मैं आपको बात बोल रहा हूँ, जब सेकंड टाइम मिलने गया, फर्स्ट टाइम जब मिला तो उन्होंने कहा था, उसको मैनेजर ने मिलवाया कि अच्छा ही इज द वन हु हैज रिटन द बुक, तो उसने वैसा बोला था, थैंक यू बेटा, आई हैव योर बुक, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। और 2018 में जब मैं सेकंड टाइम मिलने गया था, तो मैं जब मतलब जैसे इंटरव्यू किया था ना, शाहरुख सर आ रहे थे, तो वो देखते थे, हाय जी साहब। तो मेरे लिए इससे कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा लगा मैंने जन्नत पा लिया, मेरे को शाहरुख खान जानता है, बाहर में जाओ सब मेरे को वो वाली फीलिंग आई थी। और बहुत अच्छा लगता है ना जब इतने बड़े स्टार अगर आपको जानते हैं, नाम से जानते हैं। तो उन्होंने पूछा कैसे हो बेटा, वो बेटा करके, ही इज वेरी 55 नाउ, वो बेटा करके बोलते हैं। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्टार है या नहीं है, डिपेंड ये नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि मेरे लिए स्टार है और मैं उन्हें पसंद करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद उनको ना पसंद भी करते हो, लेकिन मेरे लिए वो इतने बड़े स्टार हैं, ये मेरे लिए खास है। फैन मूवी का वो डायलॉग है ना, जब तक आप किसी के फैन नहीं होते ना, आप समझोगे नहीं वो फीलिंग नहीं, वो फील क्या है कि आप किससे मिलने का। क्या बात है। सर एक इसी से रिलेटेड एक प्रश्न मेरा और है, छोटा सा प्रश्न है कि जब पहली दफा आपको ऑफिस से कॉल आया कि शाहरुख खान साहब का मतलब क्या था, तो सबसे पहली दफा आपने किसको बताया था? मम्मी को। मम्मी फैन नहीं है, लेकिन मम्मी हमेशा क्लोज रही है मेरे से, तो आज भी हर बात मम्मी को ही सबसे पहले पता चलती है, मैक्सिमम। बस मम्मी को ही बोलता। क्या बात है। और मैं बड़ा ना आपकी बातें सुनकर मैं इमेजिन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। कहानीकारी हो ना, मैं विस्तार में बताता हूँ ताकि आप इमेजिन कर सको चीजें। नहीं क्या बात है। और अगर ये वीडियो शाहरुख खान तक पहुँचती है, उन तक अगर सर के तक पहुँचती है, तो आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे? आई ओwe you everything, आई थिंक मैंने बहुत जगह बोला ये। बचपन में ना लोग मेरे को बोलते थे क्या शाहरुख करते रहता है, लोग बोलते थे क्यों इतना शाहरुख करते हो, क्या किया है तेरे लिए, जिंदगी बनाया मेरा उसने, एक ट्वीट के वजह से तो मैं हूँ जो, मतलब उसके बाद इतना पावर था कि एक ट्वीट के वजह से उसके बाद ही चल गया सब कुछ, मैं फेमस हो गया रातों रात।
और चीज़ें चलने लगी। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क रहता है, लेकिन अगर वो शायद नहीं करते तो एक होता है ना, वो एक जरिया होते हैं, भगवान किसी को भेजता है आपको एक एंजल की तरह कि ये आपका वो है। और तो सक्सेस पिलर है मेरे लाइफ में, से वन ऑफ द पीपल व्हाई आई एम वेरी, जो भी हूँ मैं आज। क्या बात है। और कहते नहीं कि उन्हीं का एक डायलॉग है, किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो जी। तो पूरी कायनात उसके मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो शायद वही हमारा आपके साथ हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे यहाँ पर एक बात और कहूँगा कि अब दोबारा जाइएगा तो मुझे भी लेकर साथ चलिएगा। कोशिश जरूर करूँगा। ठीक है। 2013 में जैसे मैंने बोला मेरी फर्स्ट वो छपी थी कॉन्टेस्ट के थ्रू, और मेरे पास 2-3 कहानियाँ और थी जो मैं अगले कॉन्टेस्ट का वेट कर रहा था कि अगला कॉन्टेस्ट आएगा तो मैं डालूंगा। बट समहाउ 2014 में, बंगाली हूँ जैसे मैंने कहा, मैं दुर्गा पूजा में घर जा रहा था, और मेरी जो ट्रेन की जो कंपार्टमेंट है उसमें जस्ट सीट के आगे एक लड़की थी, तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ, आज भी मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, मैं बुक पढ़ रहा था एक्चुअली, सबसे अच्छा चीज़ है पढ़ना चाहिए से। तो उसने अचानक से मेरे को बोला कि आप कई मोटे मोटे किताब कैसे पढ़ लेते हो? तो मैंने कहा कि मुझे पढ़ना पसंद है, और तो मुझे भी पढ़ना पसंद है, लेकिन टाइम कहाँ होता है आजकल लोगों के लिए। तो मैं बहुत ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत शो ऑफ करना था कि मेरी किताब छपी। तो मैंने अपनी किताब निकाल के उनको दे दी, तो मैंने कहा कि यार मेरी कहानी छपी है छोटी सी, आप इसको पढ़ के देखो, आपको अच्छी लगती है। तो उसने पढ़ी, उसने आई थिंक आधा घंटा 45 मिनट लगा होगा, उसने किताब खत्म कर ली कहानी। इस टाइप का कहानी लिखना चाहिए छोटी छोटी, अच्छा होता है कि हम लोग ट्रेन में भी पढ़ लें या मेट्रो में पढ़ लें या बस के सफर में, कहीं भी आपको जब भी वक्त मिलता है। तो उस दिन मुझे ये आइडिया आया था कि इंडिया में यहाँ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ रहे साइज देख के, बुक का पेजेस देख के, मोटा बुक देख के। जैसे मैं पर्सनली हैरी पॉटर आज तक नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि 500 पेज की किताब लो, मैं मूवी देख लो, सच ऐसा है। तो मैं जब वापस दिल्ली आया दुर्गा पूजा काटने के बाद, तो मैंने अपने पब्लिशर को बोला कि मेरे पास एक कहानी है, मेरे को छापना है। उसने कहा तो अगर इसको छापोगे तो पैम्पलेट जैसे बनेगा, 10 पेज का कहानी है, उसमें क्या तुम छाप लोगे? मैं कन्विंस हो गया, सही बात है, पैम्पलेट कौन निकालेगा, बेइज्जती हो जाएगी अलग। तो मैं फिर वापस काम धाम में लग गया। 10-15 दिन बाद मुझे आइडिया आया कि जैसे पॉकेट डिक्शनरी होता है, पॉकेट डायरी होता है, तो पॉकेट बुक भी तो हो सकता है, एक मिनी नॉवेल भी तो निकाल सकते हैं, उससे मोटा भी हो जाएगा बुक। तो मैं फिर गया पब्लिशर के पास, पब्लिशर को बोला ये आइडिया है, पब्लिशर ने फिर भगा दिया, क्या बचकानी चीज़ है, क्योंकि वो थी नहीं कभी, इंडिया में भी नहीं थी, मुझे बाद में पता चला कि वर्ल्ड में भी नहीं थी ऐसा कुछ। तो मतलब भगवत गीता वगैरह थी छोटी जो आती थी, लेकिन बुक नहीं थी नॉवेल वाइज कुछ। तो मैं भी फिर कन्विंस हो गया कि सही बात है, बचकानी चीज़ें हैं। बट समहाउ मैंने और भी पब्लिशर को अप्रोच किया, और मैं सब जगह से रिजेक्ट हुआ। टेड टॉक वाली कहानी है, मैं सब जगह से रिजेक्ट हुआ, यही बोल के कि बचकानी आइडिया है या नहीं चलेगा। लोग बोल रहे, लोग 200 पेज का किताब नहीं पढ़ रहे, तुम छोटे किताब कौन पढ़ेगा? और समवेयर और दी अदर, बट मैं था कि चलो निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा। मैं सेल्फ पब्लिशिंग हाउस से भी रिजेक्ट हुआ। सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेस वो होते हैं जो जहाँ पैसा दे के छापते हो, लोग मेरा पैसा लेने को भी रेडी नहीं थे। फिर समहाउ किसी ने एक नया पब्लिशिंग हाउस था जिसने वो बुक छापी, और कॉन्सेप्ट जो थी वो बहुत इंस्टेंट हिट थी, बहुत लोग पसंद करने लगे, क्योंकि गिफ्ट करने के लिए बहुत सही चीज़ है, एक बुक लवर को, या एक होता है ना कलेक्शन के लिए भी, एक मिनिएचर काइंड ऑफ चीज़ था। और समहाउ बहुत सारे जो रिकॉर्ड वाले हैं मेरे को अप्रोच करने लगे। अच्छा, इंडिया में बहुत सारे रिकॉर्ड वाले, मुझे पता भी नहीं था ये चीज़, मेरे को लगता था एक ही है वो लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जो होता है, बट सब बहुत सारे थे। तो XYZ और ऑनलाइन रिकॉर्ड और इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, पता नहीं बहुत सारे ऐसे हैं जो अप्रोच करने लगे। तो मेरे को लगा क्या पता मैंने कुछ सच में कमाल कर दिया। तो हमने ऑफिशियली अप्लाई किया फिर नेशनल के लिए, ठीक है, वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, पूरा एक प्रोसेस है एक्चुअली, ठीक है। और जब वहाँ से भी हमें मेल आ गया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं और सच में ये पहली बार है, तो उसके वजह से हमें मीडिया अटेंशन बहुत मिला था कि इंडिया में ऐसा कुछ पहली बार हुआ है। ये स्टार्ट हुआ था ये कहानी। बाद में उन पब्लिशर से मिले नहीं आप जो रिजेक्ट कर रहे थे? आप नहीं, आप ऑफर करते हैं तो अगेन उनकी मर्जी थी, हमारी मर्जी अब हमें देना नहीं थी। जी,
सर आते हैं आपकी स्टोरी पर। ऑफकोर्स कहते हैं कि एक राइटर के लिए, एक ऑथर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी स्टोरी। स्टोरी कितनी ज्यादा मतलब कंटेंट कितना अच्छा है, लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। और जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ कि जितना आप फोकस अपने कंटेंट पे करते हैं उतना ही फोकस आप अपने बुक कवर पे करते हैं। बस वो बुक, लोग बोलते हैं ना बुक शुड नॉट बी जज्ड बाय इट्स कवर। मैं कहता हूँ बुक जज किया जाता है कवर से। किया ये जाता फैक्ट है। आप जब बुक स्टोर्स में भी जाते हो ना, अब सबसे पहले बुक कवर ही बिल्कुल बिल्कुल आकर्षित करती है आपको। बाप रे, इतना भी मैं कभी नहीं तो सर आपकी एक बुक आई थी अंटिल वी मीट अगेन जी। तो क्या कहानी थी इसके कवर पेज की? अंटिल वी मीट अगेन 2019 में आई थी। हाँ 19 में आई थी। और एक्चुअली क्या है ना, हम लोग, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ किताबों या वीडियोस के थ्रू। तो हम लोग जब कवर पे ध्यान खाया, ऐसा कभी हुआ नहीं था कि कोई सेलिब्रिटी कोई बुक कवर में है। नॉन फिक्शन, मतलब नॉन फिक्शन में तो हमेशा होते हैं, जिसकी ऑटोबायोग्राफी होती है तो उनकी फोटो होती है, बट फिक्शन में, लव स्टोरी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सेलिब्रिटी वगैरह उस कवर पे है। तो हम लोग कुछ नया ट्राई कर रहे थे, तो हम लोग ने अप्रोच करना चालू किया। तो जो आयुष मेहरा है, बरखा सिंह है, वो बहुत एक्साइटेड थे। मेरी फर्स्ट चॉइस सुमित व्यास थे, उनसे भी हमारी बहुत देर बातचीत थी, बट संभव हुआ नहीं वो। बट फिर आयुष मान गए थे। तो यस, इंडिया में सबसे, अभी भी एक्चुअली हम लोग अप्लाई भी करने वाले थे। हम मुझे हर चीज का रिकॉर्ड लेके फालतू वाली बात है, मतलब क्या करना है इसके बारे में, क्योंकि और है फर्स्ट, एवरीवन नोज दिस। वर्ल्ड का नहीं पता, मैंने वर्ल्ड में भी आज तक देखा नहीं ऐसा कि कोई, हाँ मूवी बन जाती है तो उसकी कवर लग जाती है, बट बिना बने ही कुछ अगर कवर पे फैला था। क्योंकि मेरा ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी था बेसिकली, कि अगर 10 लव स्टोरीज रखी हैं तो मुझे पता है कि बरखा को देख के लोग उठाएंगे जरूर, क्योंकि उनको जानते हैं वो पहले से। तो बस ये स्ट्रेटजी थी और यही कहानी थी इस कवर की। और इसी स्ट्रेटजी के आगे आपकी एक बुक और आई, द यूट्यूब स्टार ऑफ इंडिया। जी, अभी है। स्ट्रेटजी सेम ही आई थी या कुछ नहीं, और था? यूट्यूब स्टार्स ऑफ इंडिया मेरी पहली नॉन फिक्शन किताब है। मैं हमेशा फिक्शन लिखता हूँ, लव स्टोरी लिखता हूँ। एक्चुअली इसके पहले भी एक और किताब आ चुकी, मतलब लिख चुका हूँ मैं, लेकिन वो अभी आएगी, वो मई में रिलीज होने वाली है। जब भी परमिशन नहीं है उसको बारे में बोलने का, लेकिन वो भी बहुत बड़ी किताब है। लेकिन मैं यूट्यूब स्टार्स के बारे में एक्चुअली, आप अगर ये एग्री करोगे सब कोई, ये नेक्स्ट जनरेशन है हमारा, वो यूट्यूब पे ज्यादा बिल्कुल फोकस्ड है। जैसे हम लोग के लिए अगर अमिताभ बच्चन या हम लोग आइडल होते हैं, या शाहरुख खान होते हैं, कोई भी होता है, उनके लिए आइडल कैरी मिनाटी होते हैं, बिल्कुल उनके लिए आइडल आशीष होते हैं, या अमित, उनको फॉलो करते हैं वो, बिल्कुल। तो और हम लोग जब एक्चुअली यूट्यूब पे भी जब कहानी हम लोग सर्च करते हैं इंटरनेट वगैरह पे, तो किसी का भी ना विस्तार में, या विस्तार क्या, मतलब थोड़ा सा भी ने डिटेल नहीं दिया। वो विकिपीडिया पेज जो मिलेगा आपको मिलेगा, लेकिन किसी को कहानी नहीं पता कि, और यूट्यूब एक ऐसा चीज है जो उसको एक करियर के ऑप्शन में भी देखा जा रहा है, लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं। तो मेरे को जब ये आइडिया आया, मैंने टीम को कहा, टीम ने जब अप्रोच करना चालू भी किया, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि फिर हम लोग लगे नहीं करना चाहिए ये किताब की। एंड मैं बहुत शुक्रमंद हूँ बहुत कि ये आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे बड़े यूट्यूबर्स कोई एक चीज के लिए साथ आए हैं, और बुक है हम लोग ले सकते हैं। अब कहते हैं कि ये सारे स्टार्स दो ही जगह पर एक साथ हैं, एक यूट्यूब पर, दूसरी आपकी किताब में। और कहीं एक साथ नहीं मिलेंगे। क्या बात है सर, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक सा है जो आपने बताया कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए वाकई में कुछ ऐसा नहीं है कि उनकी स्टोरी कहाँ से पता चले लोगों को। क्या बात है सर, इसी तरह की कहानी हमारे पास और भी है, और मैं चाहूंगा कि कुछ आप सुनाइए अपने लिसनर्स को, पोइट्री कुछ अपना लिखा हुआ कुछ ऐसा सुनाइए, क्योंकि बातचीत तो हम ऐसा ही करते रहेंगे, क्योंकि हम पोइट्री स्पेशल वीक में आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो कुछ पोइट्री टाइप का कुछ अगर सुना देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अभी रिसेंटली मैंने एक स्कूल के लिए लिखा था जी, वो आई थिंक सब कनेक्ट करेंगे, ऐसे नहीं कि अब अगर आप खुद के स्कूल के हो, किसी भी स्कूल के हो, कि सब चाहते हैं ना कि, क्योंकि बचपन के जो स्कूल के जो दिन होते हैं, स्कूल और कॉलेज के स्पेशली, वो बहुत खास होते हैं सबके जिंदगी में, और उस क्योंकि ना उस टाइम सब बेफिक्रे होते हैं। तो मैंने एक पोइट्री लिखा था, जो वीडियो भी मैंने बनाया था उसका, कि ये काश मैं तेरे हवाले हो जाऊं, थोड़ा सा बेफिक्र, थोड़ा सा मासूम हो जाऊं, कुछ ऐसा कर जाऊं कि तेरे बाहों में फिर मैं पनाह हो जाऊं। इसके ऊपर पूरी उसमें कहानी थी कि बहुत कुछ पाया है तुझसे, मेरा पहला प्यार भी तुझसे, मेरा पहला यार भी तुझसे,
ये स्कूल में सबका होता है, बिल्कुल, सबको ही बिल्कुल। फर्स्ट टाइम स्कूल में प्यार करते हैं, हमारा सबसे पहला दोस्त भी वहीं का होता है। स्कूल में ही एक्चुअली जो लर्निंग होती है हम लोग सब स्कूल से सीखते हैं, तो उसी के ऊपर था कि जो भी सीखा हूँ तुमसे सीखा हूँ, गुरूर में सर भी तुमसे अगर उठाता हूँ तो तुमसे सीखा हूँ, अगर मैं किसी से माफी भी मांग रहा हूँ तो तुमसे ही सीखा हूँ। क्या बात है, एक राष्ट्रीय में तुम्हारे से हवाले हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है। मैं पहला प्रश्न यही पूछूंगा कि जो आप अपने बुक के टाइटल रखते हैं बड़े यूनिक से होते हैं। एक आपकी बुक है, लोग चाहते हैं कि उनकी बुक बेस्ट सेलर बने, और आपकी किताब का टाइटल है, इसके पीछे भी कहानी है। बिल्कुल थोड़ा सा मैं जरूर चाहूंगा कि उसको शेयर करिए आप। ठीक है, तो 2018 में इन लव में शाहरुख खान आ चुका था, 2017 नहीं 16 में आ चुका था, 17 में आया था बेस्ट सेलर। अब जब शाहरुख वाली किताब आ गई थी तो इंडिया में आपको 10,000 कॉपी बेचना पड़ता है मिनिमम बेस्ट सेलर बनने के लिए, टैग लगाने के लिए। और शाहरुख वाली किताब 7,500-8,000 कॉपीज बिकी थी तब तक, एक साल के अंदर। तो मैं ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, गुस्से में था कि यार ये भी नहीं चली। मतलब शाहरुख खान का भी सपोर्ट था, मीडिया कवरेज वगैरह सब मिला, और मैं हमेशा से आज भी बोलता था मैं बहुत अच्छा राइटर नहीं हूँ। तो मेरे को लगा था कि सपोर्ट से अगर चल गया तो बहुत चल गया वो। मेरे को लगा यार ये भी 10,000 नहीं बिकी, तो मैं ना गुस्से में लिखा कि बेस्ट सेलर नाम रखता हूँ बुक का, कि कभी अगर मैं बेस्ट सेलर नहीं बन पाया तो एक किताब हमेशा रहेगी दी बेस्ट सेलर रहेगा। क्या बात है। एंड समहाउ ये किताब एक साल के अंदर 70,000 के ऊपर बिकी थी। शायद नाम की वजह से या किसकी वजह से मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आज भी कहता हूँ वो बुक इतनी भी अच्छी लिखी हुई नहीं थी कि इतनी ज्यादा बिकी। वो अब 2 लाख छूने वाली है। तो क्या बात है। बट यस, आई थिंक वो नाम ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बिल्कुल सर, आपने बहुत सारी चीजें मेंशन की कि आपका एक तो कंटेंट, बुक कवर पेज और नेम, मतलब 3-4 चीजें ऐसी होती हैं जो एक ऑथर को बहुत ध्यान रखना चाहिए अपनी बुक को लिखने के लिए। तो शायद जो लोग आपको नए सुन रहे हैं उनको एक माइंड में चीज है। सर आप कुछ नए राइटर्स के बारे में कुछ कह रहे थे कि अगर कहीं परेशान हो रहे हैं, कोई उनको बुक छपवानी हो, तो क्या सीन था सर? मैंने रिसेंटली आई थिंक लॉकडाउन में एक्चुअली 2 मैंने कंपनियां खोली है स्टार्टअप, जिसमें से एक पब्लिशिंग हाउस भी है, जहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनली पब्लिश कर रहे हैं। ट्रेडिशनली मतलब अगर आपकी 12% नहीं स्टोरी अच्छी है तो हम लोग खुद पैसा लगा के छापते हैं, आपको पैसा नहीं देते जी। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी नया राइटर हो या पुराना राइटर भी हो, हम लोग प्रेफर करते हैं नए राइटर्स को कि आपकी स्टोरी अच्छी है, आपको लगता है कि हाँ छपनी चाहिए, आप हमें कांटेक्ट करो, हम लोग जरूर आपको हेल्प करेंगे। क्या बात है। और प्रोडक्शन हाउस का सर? सेम प्रोसेस। अच्छा, सेम प्रोसेस है। आपको लगता है कि आपको एक्टिंग आती है या आपको कैमरा चलाने आता है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम धर्मा प्रोडक्शन जैसे बड़े नहीं है, बट उनके लेवल आपके काम करते हैं। हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं आपको। हाँ, हमारा वीडियो आप दिखा सकते हो धर्मा वालों को। हाँ, ये हमने काम किया। क्या बात है। सर बातें करने के लिए तो आपसे बहुत है, लेकिन बस आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि जो आपका आने वाला प्रोजेक्ट है उसके बारे में अगर आप लोगों को बताना चाहें, क्या आने वाला है, कब वो आपकी नई बुक और ले सकते हैं? मेरी अगली किताब आई थिंक अप्रैल एंड या मई में रिलीज होगी। अभी फिलहाल तो अभी यूट्यूब स्टार्स को ही प्रमोट किया जा रहा है, अभी तो हाल में निकली है, महीना भी नहीं हुआ। बट जो अगली किताब है वो इससे भी बड़ी किताब है। मैं बस बता नहीं सकता वो किताब, क्योंकि मुझे अभी परमिशन नहीं है उस चीज़ के बारे में बताने की। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वापस यहाँ जरूर आऊंगा उस किताब को प्रमोट। श्योर सर, हम वेट भी करेंगे, इंतजार करेंगे। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो किताब, और जल्द हम लोग अनाउंस करने वाले हैं उस किताब के बारे में। क्या बात है। तो सर जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको पोएट्री डे पर क्या मैसेज देंगे? लिखो, पढ़ो, प्रेम के पीछे मत भागो, और लिखते रहो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और आई विश कि जितना मजा मुझे आया है, जितना मैंने एंजॉय किया इस सेशन को, उतना ही लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी आया होगा, और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको भी आया होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम विश करते हैं कि आप फिर से एक बार आए और अपनी नई वाली किताब के साथ आए, ताकि हम फिर से आपके बारे साथ उस किताब को लेकर कुछ चर्चा कर सकें।
बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरा हमेशा एक बात रहती है जिंदगी में, जैसे मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूँ कि लिखना जरूरी है, लिखना तब आएगा जब आप महसूस करेंगे। तो मोहब्बत को महसूस करते रहिए और लिखते रहिए, एक ना एक दिन मुकम्मल जरूर हो जाएंगे। फिलहाल अभी मैं यहीं पर विराम लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलूंगा। अभी कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो महारानी, सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो। मैं हूँ आनंद और शो सुन रहे हैं आप जिंदगानियां।